जय गुरुदेव। आइए आज हम सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक विचारों की सृजनात्मक शक्ति। जीवन की अन्यान्य बातों की अपेक्षा सोचने की प्रक्रिया पर सामान्यतः कम ध्यान दिया गया है, जबकि मानवीय सफलताओं असफलताओं में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। विचारणा की शुरुआत मान्यताओं अथवा धारणा से होती है, जिन्हें या तो मनुष्य स्वयं बनाता है अथवा किन्हीं दूसरे से ग्रहण करता है, या वे पढ़ने, सुनने और अन्यान्य अनुभवों के आधार पर बनती है। अपनी अभिरुचि के अनुरूप विचारों को मानव मस्तिष्क में प्रविष्ट होने देता है, जबकि जिन्हें पसंद नहीं करता उन्हें निरस्त भी कर सकता है। जिन विचारों का वह चयन करता है, उन्हीं के अनुरूप चिंतन की प्रक्रिया भी चलती है। चयन किए गए विचारों के अनुरूप ही दृष्टिकोण का विकास होता है। जो विश्वास को जन्म देता है, वह परिपक्व होकर पूर्व धारणा बन जाता है। व्यक्तियों की प्रकृति एवं अभिरुचि की भिन्नता के कारण मनुष्य के विश्वासों, मान्यताओं एवं धारणाओं में भारी अंतर पाया जाता है। चिंतन पद्धति में अर्जित की गई भली बुरी आदतों की भी भूमिका होती है। स्वभाव चिंतन को अपने ढर्रे में गुमा भर देने में समर्थ हो जाता है। स्वस्थ और उपयोगी चिंतन के लिए उस स्वभावगत ढर्रे को भी तोड़ना आवश्यक है, जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है अथवा आत्मविकास में बाधक है। प्रायः अधिकांश व्यक्तियों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट परिस्थिति में मन द्वारा विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना मानवीय प्रकृति का स्वभाव है, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। अभ्यास द्वारा उस ढर्रे को तोड़ना हर किसी के लिए संभव है। परिस्थिति विशेष में लोग प्रायः जिस ढंग से सोचते एवं दृष्टिकोण अपनाते हैं, उससे भिन्न स्तर का चिंतन करने के लिए भी अपने मन को अभ्यस्त किया जा सकता है। मानसिक विकास के लिए अभिष्ट दिशा में सोचने के लिए अपनी प्रकृति को मोड़ा भी जा सकता है। मन विभिन्न प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है, पर जिनमें उसकी अभिरुचि रहती है, चयन उन्हीं का करता है। यह रुचि पूर्वानुभवों के आधार पर बनी हो सकती है। प्रयत्नपूर्वक नई अभिरुचियां भी पैदा की जा सकती है। प्रायः मन एक विशेष प्रकार की ढर्रे वाली प्रतिक्रियाएं मात्र दर्शाता है, पर इच्छित दिशा में उसे कार्य करने के लिए नियंत्रित और विवश भी किया जा सकता है। बंदरों की तरह उछल कूद मचाना उसका स्वभाव है। एक दिशा अथवा विचार विशेष पर वह एकाग्र नहीं होना चाहता। नवीन विचारों की ओर आकर्षित तो होता है, पर उपयोगी होते हुए भी उन पर टिका नहीं रह पाता। कुछ ही समय बाद उसकी एकाग्रता भंग हो जाती तथा वह परिवर्तन चाहने लगता है, पर अभ्यास एवं नियंत्रण द्वारा उसके बंदर स्वभाव को बदला भी जा सकता है। यह प्रक्रिया समय साध्य होते हुए भी असंभव नहीं है। एक बार एकाग्रता का अभ्यास बन जाने से जीवन पर्यंत के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। सोचने की प्रक्रिया में विषयों पर एकाग्रता ही नहीं, स्वस्थ और सही दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। किसी भी विषय पर दो प्रकार से सोचा जा सकता है, विधेयात्मक भी, निषेधात्मक भी। परस्पर विरोधी दोनों ही दिशाओं में एकाग्रता का अभ्यास किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को हर व्यक्ति जानता है कि निषेधात्मक चिंतन से मनुष्य की वैचारिक क्षमताओं में ह्रास होता है। विधेयात्मक दृष्टिकोण से ही चिंतन का सही लाभ लिया जा सकता है। निषेधात्मक चिंतन से बचने का तरीका यह भी हो सकता है कि अपनी गरिमा पर विचार करते रहा जाए तथा
यह अनुभव किया जाए कि मानव जीवन एक महान उपलब्धि है जिसका उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में होना चाहिए। निकृष्ट चिंतन मनुष्य को उसकी गरिमामय स्थिति से गिराता है। यह विश्वास जितना सुदृढ़ होता चला जाएगा, विधेय चिंतन को उतना ही अधिक अवसर मिलेगा। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने पर सही चिंतन नहीं बन पड़ता। किसी विचारक का यह कथन 100% सच है कि जो जितना पूर्वाग्रही हो वह चिंतन की दृष्टि से उतना ही पिछड़ा होगा। परिवर्तनशील इस संसार में मान्यताओं एवं तथ्यों को बदलते देर नहीं लगती। अतएव मन मस्तिष्क को सदा खुला रखना चाहिए ताकि यथार्थता से वंचित न रहना पड़े। खुले मन से हर औचित्य को बिना किसी ननुनच के स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तथ्यों की ओर से आंखें बंद रखने पर कितनी ही जीवनोपयोगी बातों से वंचित रह जाना पड़ता है। किसी विषय पर एकांगी चिंतन भी सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंचने देता। उस चिंतन में मनुष्य की पूर्व मान्यताओं का भी योगदान होता है। सही विचारणा के लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी पूर्व मान्यताओं, आग्रहों तथा धारणाओं का भी गंभीरता से पक्षपात रहित होकर विश्लेषण किया जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही सोचा जाए। किसी विषय पर एक तरह से सोचने की अपेक्षा विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर चिंतन किया जाए। स्वस्थ और यथार्थ चिंतन तभी बन पड़ता है। एकांगी मान्यताओं एवं पूर्वाग्रहों को तोड़ना संभव हो सके तो सर्वांगीण प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विचारों का सही विश्लेषण सतही स्तर पर कर सकना संभव नहीं है। घटना अथवा विषय विशेष की परिस्थिति की गहराई में जाए बिना विचारणा के निष्कर्ष भी अधूरे, एकांगी और कभी-कभी गलत होते हैं। उल्लेखनीय बात यह भी है कि विचार विश्लेषण की सही प्रक्रिया अपने ही बलबूते संपन्न की जा सकती है, न कि दूसरे के सहयोग से। सामयिक रूप से कोई वैचारिक सहयोग, सुझाव एवं परामर्श दे भी सकता है, पर हर क्षण अपने विचारों का निरीक्षण मात्र मनुष्य स्वयं ही कर सकता है। सही ढंग से उचित अनुचित का विश्लेषण एवं चयन भी वही कर सकता है। कहा जा चुका है कि विचारणा में पूर्व अनुभवों एवं आदतों की भी पृष्ठभूमि होती है। इस तथ्य से दूसरे व्यक्ति परिचित नहीं होते। अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि का हर व्यक्ति थोड़े प्रयत्नों से स्वयं पता लगाकर उसमें आवश्यक हेरफेर कर सकता है। आत्मविश्लेषण के लिए मन एवं उसकी प्रवृत्तियों को विवेक के नेत्रों से देखना पड़ता है। कठिन होते हुए भी यह कार्य असंभव नहीं है। क्या उचित है और क्या अनुचित? कौन सा कार्य औचित्यपूर्ण है, कौन सा अनौचित्य से भरा? इसका पता लगाना असंभव नहीं है। हर कोई थोड़े प्रयास से इसमें अपने को दक्ष कर सकता है। एक समय में एक से अधिक विषयों पर चिंतन करने से भी उथले परिणाम हाथ लगते हैं। एकाग्रता न बन पाने से विषय की गहराई में जाना संभव नहीं हो पाता। एक से अधिक विषयों पर एक साथ विचार करने से विचारों में भटकाव आता है। किसी उपयोगी परिणाम की आशा नहीं रहती। कई बातों में विचारों को भटकते देने की खुली छूट देने की अपेक्षा उपयोगी यह है कि एक समय में एक विषय पर सोचा जाए और जितना सोचा जाए पूरे मनोयोग पूर्वक। मनीषी, विचारक, वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार कुछ महत्वपूर्ण समाज को इसीलिए दे पाते हैं कि वे अपने विचारों को भटकने, बिखरने नहीं देते। एक ही विषय के इर्द गिर्द पूरी तन्मयता के साथ उन्हें घूमने देते हैं। सार्थक परिणति भी
इसीलिए होती है। कर्म विचारों के गर्भ में ही पकते हैं। जैसे भी विचार होंगे उसी ढंग की गतिविधि मनुष्य अपनाएगा। जो प्रयास को सफल, उपयोगी और कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपनी विचारणा की प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। अनुपयोगी निषेधात्मक को सुधारने, बदलने तथा उपयोगी को बिना किसी असमंजस के स्वीकारने के लिए सतत तैयार रहना चाहिए। चिंतन क्रम व्यवस्थित हो। जीवन एक लंबा पथ है जिसमें कितने ही प्रकार के झंझावात आते रहते हैं। कभी संसार की प्रतिकूल परिस्थितियां अवरोध खड़ा करती है तो कभी स्वयं की आकांक्षाएं। ऐसे में संतुलित दृष्टि न हो तो भटकाव ही हाथ लगता है। असफलताओं के प्रस्तुत होते ही असंतोष बढ़ता जाता है तथा मनुष्य अनावश्यक रूप से भी चिंतित रहने लगता है। संतुलन के अभाव में चिंता आदत में शुमार होकर अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। अधिकांश कारण इनके निराधार ही होते हैं। चिंता किस प्रकार उत्पन्न होती है, इस संबंध में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मैकडूगल लिखते हैं। मनुष्य की इच्छाओं की आपूर्ति में जब अड़चनें आती है तो उसका विश्वास आशंका और निराशा में परिवर्तित हो जाता है। पर वह आई अड़चनों तथा विफलताओं से पूर्णतः निराश नहीं हो जाता। इसलिए उसकी विभिन्न प्रवृत्तियां अपनी पूर्ति और अभिव्यक्ति का प्रयास करती रहती है। सामाजिक परिस्थितियां तथा मर्यादाएं मनुष्य के लिए सबसे बड़ी अवरोध बनकर सामने आती है तथा इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनती है, जिससे उसके मन में आंतरिक संघर्षों के लिए मंच तैयार हो जाता है। इसी में से असंतोष और चिंता का सूत्रपात होता है। अनावश्यक चिंता उत्पत्ति के अधिकांश कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक सीमा तक चिंता की प्रवृत्ति भी उपयोगी है, पर जब वह मर्यादा सीमा का उल्लंघन कर जाती है तो मानसिक संतुलन के लिए संकट पैदा करती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से जुड़े कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षण एवं विकास की, उन्हें आवश्यक सुविधाएं जुटाने की चिंता अभिभावक न करें। अपनी मस्ती में डूबे रहें। भविष्य की उपेक्षा करके वर्तमान में तैयारी न करें तो भला उनके उज्जवल भविष्य की आशा कैसे की जा सकती है। विद्यार्थी खेल कूद में ही समय गंवाता रहे, आने वाली परीक्षा की तैयारी न करे तो उसके भविष्य का अंधकारमय होना सुनिश्चित है। जो होगा सो देखा जाएगा। किसान यह नीति अपनाकर फसलों की देखरेख करना छोड़ दे, निराई गुड़ाई करने की व्यवस्था न बनाए, खाद पानी देना बंद कर दे तो फसल को चौपट होते देर न लगेगी। व्यवसाय में व्यापारी बाजार भाव के उतार चढ़ाव के प्रति सतर्क न रहे तो उसकी पूंजी को डूबते देर न लगेगी। सीमा प्रहरी रात दिन पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे चहलकदमी करते रहते हैं। सुरक्षा की चिंता वे न करें तो दुश्मन घुसपैठियों से देश को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मनीषी, विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त महापुरुष का अधिकांश समय विधेयात्मक चिंतन में व्यतीत होता है। उन्हें देश, समाज, संस्कृति ही नहीं, समस्त मानव जाति के उत्थान की चिंता होती है। सर्वजनीन तथा सर्वतोमुखी प्रगति के लिए वे योजना बनाते और चलाते हैं। यह विधेयात्मक चिंता ही है जिसकी परिणति रचनात्मक उपलब्धियों के रूप में होती है। मानव जीवन वस्तुतः अनगढ़ है। पशु प्रवृत्तियों के कुसंस्कार
उसे पतन की ओर ढकेलने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी अभिप्रेरणा से प्रभावित होकर इंद्रियों को मनमानी बरतने की खुली छूट दे दी जाए तो सचमुच ही मनुष्य पशुओं की श्रेणी में जा बैठेंगे। पर यह आत्मगरिमा को सुरक्षित रखने की चिंता ही है जो मनुष्य को पतन के प्रवाह में बहने से रोकती है। मानवीय काया में नर पशु भी होते हैं जिनका कुछ भी आदर्श नहीं होता, परंतु जिनमें भी महानता के बीज होते हैं। वे उस प्रवाह में बहने से इनकार कर देते हैं। सुरक्षा प्रहरी की तरह वे स्वयं की प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रति विशेष जागरूक होते हैं। हर विचार का, मन में आए संवेगों का वे बारीकी से परीक्षण करते हैं तथा सदैव उपयोगी चिंतन में अपने को नियोजित करते हैं। चिंता करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। एक सीमा तक वह मानवीय विकास में सहायक भी है। पशुओं का जीवन तो प्रवृत्ति तथा प्रकृति प्रेरणा से संचालित होता है। शिष्णोदर जीवन वे जीते तथा उसी में आनंद अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य की स्थिति भिन्न है। मात्र इंद्रियों की परितृप्ति से उसे संतोष नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ध्येय उच्च हैं। उनकी प्राप्ति के लिए उसे स्वेच्छापूर्वक संघर्ष का मार्ग वर्ण करना पड़ता है। यह मनुष्य के लिए गौरवमय बात भी है कि वह अपनी यथास्थिति पर संतुष्ट न रहे। प्रख्यात यूनानी दार्शनिक सुकरात कहा करता था, एक असंतुष्ट मनुष्य संतुष्ट पशु से कहीं अच्छा है। सचमुच ही मनुष्य पशुओं की तरह शिष्णोदर जीवन की तृप्ति में ही संतुष्ट हो जाए तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मानव संस्कृति का इतिहास वस्तुतः निषेधों और संघर्षों की एक ऐसी गाथा है जो असंतोष से शुरू हुई पर प्रगति की एक प्रमुख आधार भी बनी। अपनी गई गुजरी स्थिति से उबरने की चिंता मानव को न हुई होती तो आज की प्रगतिशील स्थिति तक पहुंचना संभव न हो पाता। जिस समाज में मनुष्य रहता है उसमें अगणित प्रकार के लोग हैं। चाहते हुए भी सबको एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। अपने आपे को बदलना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन पड़ता है। दूसरों की अभिरुचियां बदल देना और भी कठिन है। सभी अपनी मनमर्जी के अनुकूल ढल जाए, यह एक ऐसी हवाई कल्पना है जो कभी पूरी नहीं होती। जो ऐसी कल्पना करते अथवा सोचते हैं वे वास्तविकता से सर्वथा अपरिचित हैं। व्यक्ति तथा समाज की अधिकांश समस्याएं भी इसीलिए उत्पन्न होती है कि मनुष्य सामाजिक मनोविज्ञान को समझ नहीं पाता। अनावश्यक रूप से चिंतित तथा खिन्न होने का कारण भी यही है कि मनुष्य अपनी कल्पना के अनुरूप समाज और संसार को देखना चाहता है। इस चाह की आपूर्ति कभी नहीं हो पाती। विभिन्न प्रकृतियों एवं अभिरुचियों वाले व्यक्तियों से मुक्त समाज से जो जितना अधिक तालमेल बिठा लेता है वह जीवन में उतना ही सफल रहता है। तालमेल बिठाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अनौचित्य से समझौता किया जाए, वरन यह है कि अच्छाई का जितना अंश जहाँ दिखाई दे उतने अंश से सामंजस्य स्थापित किया जाए। व्यक्तियों की बुराइयों को सुधारने के लिए प्रयत्न तो किया जाए, पर यदि नहीं दूर होती तो उनकी उपेक्षा की जाए। समाज में यदि प्रसन्नतापूर्वक रहना है तो सामंजस्य की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। दूसरों को बदलने की अपेक्षा अपने को बदलना सुगम और हितकर है। ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि चिंता को इस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए जिससे कि मानसिक संतुलन को ही खतरा उत्पन्न होने लगे। मन संतुलन को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाया जाना चाहिए। चिंता को उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि वह कर्तव्य निर्वाह में सहायक है।